अस्सलाम वालेकुम बेटा, आवाज आ रही सबको? गुड। सो क्वेश्चन नंबर्स लिख दें जरा चैट में जो पूछना है आपने। जी बेटा, थ्योरी के क्वेश्चन या उसके पार्ट्स बता दें जो पूछने समझ नहीं आए। जी आफाफ बेटा, क्वेश्चंस का है। जानजेब, मलिया, मरियम, फरजाम, बिलाल, वजीहा, क्वेश्चंस बेटा। सर नहीं है क्वेश्चन, हो गए थे सारे सवाल। यस सर, हो गए थे सारे एमसीक्यूज वगैरह। अच्छा, मरियम पूछ रही है क्वेश्चन 1 2 का पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा आपका समझ नहीं आया मुझे, कौन सा क्वेश्चन पूछा आपने? क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी तो मैं बता देता हूँ, बाकी जो आपने पहले क्वेश्चन पूछा मुझे क्लियर नहीं है आप क्या पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी। इसमें ये पार्ट नहीं करने बेटा, ये आपने अभी पढ़े नहीं है। शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, यही नहीं आ रहा होगा आपको। और ये पार्ट थ्री करना है, बट उसमें बेसिकली कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि मतलब सिलेबस का पार्ट हो ये। सही है, ये जनरल क्वेश्चन है, जिसके समझ में आ गया वो जवाब देगा, नहीं आया नहीं दे सकेगा, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि अगर हम देखें तो हर कोई
उतने फ्लोरीन के साथ जुड़ रहा है जितना उसका ग्रुप नंबर है। जैसे सोडियम एक फ्लोरीन से जुड़ रहा है, मैग्नीशियम 2 फ्लोरीन से जुड़ रहा है, इस तरह सल्फर तक तो 6 फ्लोरीन लग रहे हैं जो ग्रुप नंबर है। तो भाई क्लोरीन पे 7 लगना चाहिए फ्लोरीन, पर ऐसा नहीं होता, उस पे 5 लग रहे हैं। बट अगर हम यही काम क्लोरीन की जगह आयोडीन से करते हैं ना, तो 7 लग जाते हैं और ये ट्रेंड बिल्कुल सही चलता कि 6 के बाद नंबर 7 आता। तो कह रहे हैं भाई ऐसा क्यों है कि क्लोरीन के साथ में 7 आयोडीन नहीं लग पा रहे, और आयोडीन के साथ 7 आयोडीन फ्लोरीन लग पा रहे हैं। ठीक है, उसकी वजह ये होती है कि हर एटम का एक साइज होता है। सही है। अब 7 फ्लोरीन, आपको पता है कि जब आप पीरियड में आगे बढ़ते हैं, तो एटम का साइज छोटा होता रहता है। तो सबसे छोटा एटम क्लोरीन है, क्लोरीन सबसे छोटा है पूरे पीरियड में। उसके आसपास एक बहुत बड़ा नंबर आप एटम्स का लगाना चाह रहे हैं, 7। तो होता क्या है, उसके पास इतनी जगह नहीं होती कि उसके आसपास 7 एटम्स फिल हो सके। ठीक है, उसका रेडियस छोटा पड़ जाता है क्लोरीन का। इसलिए आयोडीन जो है उससे नीचे वाले जो ग्रुप में है, पीरियड में है, आयोडीन का रेडियस बड़ा होता है, तो उसके आसपास 7 फ्लोरीन बड़े आसानी से लग जाते हैं। ये इसकी वजह है। बट दिस इज नॉट समथिंग जो कि आप बता सकें, क्योंकि ऐसा कुछ डिस्कस हुआ नहीं है। एंथैल्पी वाला सवाल नहीं, ये नहीं करना है ना बेटा, ये हैसियत है ऑब्वियसली। ये तो दूसरे क्वेश्चंस के पार्ट हैं, कैसे करेंगी आप? वो आप खुद देख लेना कि कौन सा सवाल हमारे इस टॉपिक का नहीं है। अच्छा भाई, फरजाम भाई और आप लोगों ने सबने सारे क्वेश्चंस कर लिए और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेहतरीन। कोई एमसीक्यू देख लें, अगर रह गया हो, पूछना हो, वो पूछ लें। सर एमसीक्यू 20 एक बार देख लें, 21 सॉरी। जी। जी मरियम, जो बीच में बॉन्डिंग के सवाल आते हैं वो छोड़ दें। इस क्वेश्चन में करना ये है कि आपने ये बताना है कि 1 मोल, 1 मोल को मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ है, कि 1 मोल मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सल्फर के साथ कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए होते हैं। ठीक है, एक्सिस ऑक्सीजन को। तो ये मैंने ग्रीन कलर से हिसाब किताब लगाया है कि मैग्नीशियम को 0.5 मोल चाहिए इक्वेशन लिखने के बाद, बैलेंस करने के बाद। एल्यूमिनियम को 0.75 चाहिए। ठीक है, इन दो वैल्यूज से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सल्फर को कितना चाहिए, वो 1 मोल भी हो सकता है, 1.5 मोल भी हो सकता है, वो इतना मैटर नहीं करता। 0.5 और 0.75 से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ये कोऑर्डिनेट्स का गेम है। ठीक है, अब वाई एक्सिस पे देखो, वाई एक्सिस ओरिजिन से शुरू हो रहा है। पहला बार जो आ रहा है, पहला बार, अगर वो मैग्नीशियम को है तो उसकी वैल्यू तुम्हें रखना पड़ जाएगी 0.5, क्योंकि मैग्नीशियम 0.5 पे। तो फिर दूसरे बार को 0.5 से बढ़ाना पड़ जाएगा, क्योंकि टू द स्केल लाना है ना। तो दूसरा बार हो जाएगा 1, और फिर 1 एल्यूमिनियम को कट करेगा जाके।
A की बात कर रहा हूँ, तो वो गलत है ना। एल्यूमिनियम को 1 पे कट नहीं करना है, एल्यूमिनियम को 0.75 पे कट करना है, तो A गलत हो गया। ये बात समझ में आई भाई? यस सर। बी में भी यही गलती है कि एल्यूमिनियम कहाँ कट हो रहा है? 1.5 पे। सी में एल्यूमिनियम सही कट हो रहा है क्योंकि इन्होंने पहले बार को 0.25 कंसिडर किया। ठीक है। यस सर। तो लेकिन मैग्नीशियम वहां पे फिर सल्फर गलत हो रहा है, इस वजह से डी ठीक। सही है। ओके सर, थैंक यू। जी, किसी को कोई और एमसीक्यू पूछना है? जी, आप लोगों के एमसीक्यूज भी पूरे हो गए हैं क्या? आफाफ, एहतशाम, जानजेब, मरियम, फरजाम, बिलाल, वजीहा, जोया, एमसीक्यूज भी पूरे हो चुके थे? कुछ नहीं रहता? थ्योरी भी? यस सर। थ्योरी भी? यस। चलो ठीक है भाई। खैर, ये कैलेंडर है, और अब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 18 से जो है वो आपकी स्टार्ट हो जाएंगी फिजिकल क्लासेस। अब फिजिकल क्लासेस के अंदर जो है वो हम फर्स्ट वीक के अंदर ही, जो 18 से लेके 22nd वाला वीक है, इसके अंदर हम खत्म करेंगे अपना ग्रुप 7। उसके बाद मंडे 25 से लेकर हम स्टार्ट कर देंगे अपना टॉपिक इक्विलिब्रिया। वो थोड़ा टाइम लेगा, वो 1 वीक का नहीं है, वो 2 वीक का है। वो जाके खत्म होगा आपका 5 फेब को। ठीक है। और उसके बाद मंडे से अगर आप शुरू करते हैं एनर्जेटिक्स, वो भी 2 वीक का है, तो वो जाके खत्म होगा 19 फेब को। और अगर आप स्टार्ट करते हैं उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, तो वो भी 2 वीक्स में खत्म होगी 5 मार्च को। और फिर आप 8 मार्च से ऑर्गेनिक अगर स्टार्ट करते हैं तो आपके पास टाइम थोड़ा सा कम पड़ जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक सही से कराने में आपको 1.5 महीना चाहिए। ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट को रिजॉल्व करने के लिए पहले से ही कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस का बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो सैटरडे और संडे इनमें क्लासेस यूटिलाइज होना शुरू हो जाएंगी पहले वीक से ही, स्कूल खुलने के, ताकि हमारे पास एंड में सिलेबस में कोई टाइम कंस्ट्रेंट ना आए। ठीक है। और आप लोगों को भी चीज़ों को टाइमली करना पड़ेगा, मतलब कोई भी दिन जाया नहीं कर सकते कि हमने आज क्वेश्चन नहीं किए, कल वाली क्लास में कर लेते हैं। ये लिबर्टी हमारे पास अब नहीं है। ठीक है। आप सबको पता है कि मैंने जो अभी नेक्स्ट वीक में काम खत्म कराऊंगा, ये मैंने प्लान किया था कि मैं मिड ईयर से पहले ले लूंगा, काम हो जाएगा। ठीक है, बट ये हो नहीं सका। सो कीपिंग दैट इन माइंड, हम काफ़ी डिलेड हैं, और उसको हमें कैचअप करना है। हमारा तकरीबन जनवरी के 10 दिन भी
नहीं पढ़ने को मिला हमें, इसलिए हर दिन का मैंने एक टॉपिक का स्केड्यूल बनाया हुआ है और विदाउट रशिंग बनाया हुआ है। ऐसा नहीं कि उसमें कोई चीज़ रश हो रही है, बट उसमें बस ये लिबर्टी नहीं है कि जो दिन जिस चीज़ के लिए डेजिग्नेटेड है उससे उसे हम आगे लेके चले जाएं। ठीक है, इसमें मुझे आपकी कॉपरेशन चाहिए होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को कम टाइम दिया और आपको समझ नहीं आई होगी। सब चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी और हर चीज़ प्रॉपर टाइम दिया है उसको। बट ये नहीं है कि भाई अगर आज हमें एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं तो हम आज नहीं करते, हम किसी और क्लास में कर लेंगे, वो नहीं करेंगे आप लोग। ठीक है, वरना आप लोगों का जो है ना सिलेबस टाइमली ख़त्म नहीं हो पाएगा। आप सबको उस टाइमलाइन को फॉलो करना है जो मैं आपको दूं अगर आप सही से सिलेबस को ख़त्म करना चाह रहे हैं पेपर से पहले। और आप सब इतने बड़े बच्चे हैं कि आप लोग ये समझ रहे होंगे कि इस वक्त एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, इसलिए हमें उसके हिसाब से चलना है। ठीक है, तो मंडे से इंशाल्लाह हम ग्रुप 7 स्टार्ट करेंगे और टारगेट ये है कि उसको उस वीक की 4 क्लासेस में ख़त्म किया जाए। कोई सवाल किसी बच्चे के एंड से? का पेपर कब है पहला? सॉरी बेटा। केमिस्ट्री का पेपर कब है पहला? सीआई का पेपर तो मई में है, मेरे ख्याल से 2 मई को केमिस्ट्री है, कुछ इस तरह है। पहला पेपर केमिस्ट्री होता है, ये पेपर 2। मतलब आप कोशिश करें कि 15 अप्रैल तक हम जो है उस सिलेबस को ख़त्म कर लें, ताकि आप 15 अप्रैल से लेकर नेक्स्ट 2 वीक्स तक पेपर 2 ईयरली कर लें। क्योंकि पेपर 1 ईयरली करने के लिए आपको गैप मिलेगा, काफ़ी गैप है, 1 महीने का गैप होता है। ठीक है, तो ये टारगेट है कि पेपर 15 अप्रैल तक हम फिनिश करें सिलेबस। मतलब ये हमारा थ्रेशोल्ड होना चाहिए। सही है, तो ये बहुत फिक्स टाइम आपको मिलेगा चीज़ें करने के लिए, और फिर डायरेक्ट आपका मई की शुरू में ही 2 में, 3 में, 4 में इस तरह पेपर है आपका केमिस्ट्री का, सीआई का। इसलिए जो आपको अभी अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, जो अभी आप टाइम रिलैक्स है कि आप क्वेश्चंस कर लें, पूछ लें, ये आपको बाद में बहुत कंस्ट्रेंट हो चुका होगा, 2 हफ्ते बचे हुए होंगे। ठीक है, उस वक्त बच्चों को टीचर से बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, पर मसला ये होता है कि मैं आपको सिर्फ वही टाइम दे सकता हूँ जो आपका डेडिकेटेड टाइम है, जैसे अभी आपका डेडिकेटेड टाइम है। अब आपके सवाल इस डेडिकेटेड टाइम से भी ज़्यादा के होते हैं। अब एज अ टीचर मेरा फिर वो टाइम किसी और के लिए होता है। ठीक है, तो वो आपको अवेलेबिलिटी टीचर की अपने टाइम में मिलती है, जो कि आपके हिसाब से कम पड़ रही होती है अगर आप काम ज़्यादा बचा के रखेंगे। अगर आप अभी क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेंगे, समझ लेंगे टॉपिक को, तो बाद में आपकी क्वेरीज नेचुरली कम होंगी और उस वक्त आपको जो डेडिकेटेड टाइम मिलेगा उसके अंदर आप मैनेज कर सकेंगे आसानी से चीज़ों को। ठीक है, मेरा काम है आपको बताना कि अभी आप किस तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी हर स्टूडेंट का अपना है कि वो किस तरह उसको फॉलो करेगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह मंडे से मुलाकात होती है स्कूल में बेटा, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जिस बच्चे को कुछ पूछना है वो रुक जाए, बाकी लीव कर सकते हैं मीटिंग। प्रैक्टिकल्स बेटा मैं आपकी डील तो नहीं कर रहा, पर प्रैक्टिकल्स का उन्होंने ऑप्शन दिया है कि स्कूल जो है किसी सब्जेक्ट वाइज हमें बताएं कि किस किस सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल्स में वो एग्जाम्पशंस लेना चाहते हैं। ठीक है,
तो वो एक डिबेटेबल टॉपिक है, क्योंकि पेपर 3 खत्म करना जो है वो इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ फायदे नुकसान हैं। नंबर 1 तो ये है कि पेपर 3 अगर आप सही से नहीं पढ़ते तो A2 के अंदर आपको पेपर 5 में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो यहाँ से बचकर वहां फंस जाने वाली बात होगी। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर आप यहाँ से पेपर 3 खत्म करते हैं तो पेपर 3 जो है वो मुश्किल पेपर नहीं है, उससे आपको कोई ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा। मुश्किल पेपर पेपर 1 होता है, MCQ वाला। और पेपर 4 अगर आप पेपर 3 आप खत्म करते हैं तो उसकी जो वेटेज है 23%, वो कहाँ एडजस्ट होगी। ठीक है, वो जितना भी पेपर 1 के अंदर एडजस्ट होगी वो आपके डिसएडवांटेज में है। ठीक है, कि वो उसकी वेटेज को बढ़ा रहा है। नंबर 2 ये कि कुछ बच्चे जो हैं वो जो एवरेज बिलो एवरेज वाले बच्चे होते हैं, जिनका CDE आता है केमिस्ट्री में, उनके लिए तो ये नुकसानदेह बात है। उनके लिए नुकसानदेह बात इसलिए क्योंकि हो सकता है कि वो पेपर 1 और पेपर 4 में 3 में इतना अच्छा ना करते हो, तभी उनका लो ग्रेड आ रहा है। उनका ये ग्रेड आने में भी थोड़ा सा रोल पेपर 3 का होता है, कि पेपर 3 थोड़ा बहुत नॉर्मल कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो ओवरऑल ग्रेड जो है ना वो CDE उनका आ रहा होता है। सही है, मतलब पेपर 3 जिसका E आ रहा है, पेपर 3 उसको पास करवा रहा होता है बेसिकली ओवरऑल। पर ये बात जो बच्चे A और B ला रहे होते हैं उनके लिए उल्टी होती है, कि अगर पेपर 1 में A है, पेपर 2 में A है, और उनका प्रैक्टिकल पेपर थोड़ा सा कम आया है, तो उनका ओवरऑल B बन सकता है। ठीक है, तो पेपर प्रैक्टिकल पेपर जो है ना वो हर बच्चे को ग्रेड के हिसाब से सपोर्ट कर रहा होता है, क्योंकि पेपर 1 में पेपर 3 में एक्सेलेंस मुश्किल होती है, मतलब A ग्रेड लाना मुश्किल होता है पेपर 3 में, मतलब बहुत मेहनत से बच्चा पेपर 3 में A लाता है। पेपर 3 में जो है ना वो C वगैरह सबका ही आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे टेक्निक्स होते हैं, आपके टीचर आपको बता रहे होंगे टेबल बना लो, टेबल बनाने के 7 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, टाइट्रेशन का टेबल होता है। प्रैक्टिकल की इन्फॉर्मेशन बच्चों को पता चली जाती है कुछ ना कुछ, तो उससे वो इतने मार्क्स तो कर ही लेते हैं, 40 में से 15 मार्क्स तक तो वो खींच ही लेते हैं। इतने में उनका C वगैरह आ जाता है, तो वो उन्हें हेल्प होने में हेल्प करता है लो ग्रेड्स वालों को। हाई ग्रेड्स वालों को तो इतना हेल्प नहीं करते 15 मार्क्स, उनको तो A ग्रेड चाहिए होता है। तो हर पर्सपेक्टिव से देखना पड़ता है आपको एक डिसीजन को। तो ये भी मुश्किल डिसीजन है स्कूल्स के लिए लेना। देखते हैं क्या डिसाइड होता है, अभी कुछ डिसाइडेड है नहीं, मेरी कोई डिस्कशन हुई नहीं है वेल्स में इसको लेकर। ठीक है बेटा। जी फरजाम, कुछ पूछना है बेटा आपने? चलो, ओके, अल्लाह हाफिज।